हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुजराती कपल इन यूके। तो बेसिकली आज का वीडियो हमारा जो है काफ़ी सारे सब्सक्राइबर और यूजर्स का मुझे मैसेज आया था और कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर कास्ट लेटर आने में कितना टाइम लगता है, स्पेशली पीपीपी में। तो बेसिकली क्या है कि आप जिस फेज से अभी पास हो रहे हो वो फेज से मैं ऑलरेडी पास हो चुका हूँ। क्यों बीपीपी यूनिवर्सिटी में जब मैंने अप्लाई किया था, मैंने जान इंटेक के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे ड्राफ्ट कास्ट लेटर, मैंने जैसे ही ईएलटी पास की थी तो मुझे ड्राफ्ट कास्ट लेटर जो है मेरा वो विद इन 4 to 5 डेज में मुझे मिल गया था। अब ड्राफ्ट कास्ट क्या होता है कि ड्राफ्ट कास्ट यानी एक कास्ट से पहले का प्री कास्ट भी बोलते हैं उसको, या ड्राफ्ट कास्ट भी बोलते हैं, जिसमें आपको कंसल्टेंट या एजेंट बताते हैं कि ये आपका ड्राफ्ट कास्ट है, आप इसको एक बार देख लीजिए। तो कुछ भी आपकी इंफॉर्मेशन या पासपोर्ट नंबर या आपका नेम या कोर्स या ड्यूरेशन, जो कुछ भी आपने मेंशन उसमें किया है वो प्रॉपर है कि नहीं, वो आपको चेक करके कंफर्मेशन देना है। वो कंफर्मेशन देने के विद इन 5 डेज मेरा फाइनल कास्ट लेटर आ गया था। अब गाइस इसमें क्या होता है कि कास्ट लेटर जो है वो कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट भी मैटर करता है। मैंने जिस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था उनका बीपीपी यूनिवर्सिटीज के साथ डायरेक्ट टाई था, तो हो सकता है कि मुझे कास्ट लेटर बहुत ही जल्दी मिल गया और आप जिस एजेंट्स के या उनके थ्रू कर उनका किसी और यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट टाई हो और वो बीपीपी में भी एडमिशन करवाते हो, तो कभी ये भी होता है कि जिस किसी कंसल्टेंसी का पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज के साथ डायरेक्ट टाई अप होता है या वो एडमिशंस करवाते हैं, तो उनका प्रोसेस कंपेयर टू अदर कंसल्टेंट फास्ट होता है। अब इस ये हुई कास्ट की बात। अब मैं जानता हूं कि आप जब भी यूके आने का प्लान कर रहे हो तो क्या क्या फेस आप करते हो, क्या क्या प्रिपरेशन रहती है, क्या क्या माइंड में रहता है। तो बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। कास्ट की जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो मैंने आपको दी कि कास्ट आने में कितना टाइम लगता है, क्या है। अब बेसिकली क्या था कि मैंने जनवरी इनटेक में प्लान कर रहा था। अब आपको पता है कि जब आप कोई इनटेक प्लान करे उसके 4 या 5 मंथ्स पहले आपको मेंटली प्रिपेयर रहना रहता है कि आपको यूके जाना है, आपको प्रिपरेशन करनी है और काफी सारी बातें। तो हमारा जो माइंड है वो बहुत ही मतलब कंफ्यूज रहता है, डाइवर्ट रहता है। हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से हम करेंगे। तो क्या है कि हम उस फेज में ड्यूअल लाइफ जी रहे होते। एक तो हम इंडिया में जो भी जॉब या बिजनेस कर रहे हो वो, और अगर हमारा यूके आने का प्लान है तो वो। तो मैं भी उसी फेज से पास हो रहा था। मैंने सबसे पहले प्लान किया कि मुझे क्या करना है। तो मैंने जिस कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई किया उन्होंने मेरा 4 यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन डाला। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आप जब भी यूके प्लान करें तो किसी एक कंसल्टेंट पे डिपेंड ना रहे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जबकि मैंने आने का प्लान किया तो मैंने सबसे पहले एक कंसल्टेंसी को मेरा काम मतलब दिया। अब उन्होंने क्या किया कि हाँ मुझे बोला कि हाँ ओके है आप उस टाइम पे कोविड चल रहा था और ड्यूलिंगो एक्सेप्ट था। ड्यूलिंगो एक आइल्स के जैसा ही एग्जाम्स है, जिसमें आपको क्या रहता है कि जो आइल्स आपको फिजिकली देते हो ड्यूलिंगो आपको ऑनलाइन देना रहता है। तो मैंने ड्यूलिंगो के क्लास स्टार्ट किए, उन्होंने मुझे क्लासेस वगैरह स्टार्ट किए। अब उस टाइम पे मुझे इंडिया में मेरा बिजनेस था तो बिजनेस भी संभालना, साथ में 2-3 घंटे स्पेयर करके क्लास में भी जाना वो थोड़ा डिफिकल्ट था। फिर भी मैंने मैनेज करके क्लासेस अटेंड किए। एक हफ्ता हुआ, 10 दिन हुआ, मैंने उनको पूछा कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माय एप्लीकेशन। तो क्योंकि मैं उन पे प्योरली डिपेंड था, मेरे सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने फर्स्ट टाइम मांगे थे तो मैंने दे दिए थे। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैंने इसलिए दिए थे कि क्योंकि मेरा जो एब्रॉड एप्लीकेशन है मतलब यूके आने का, वो सबसे पहला एक्सपीरियंस ही वहां था। तो मुझे नहीं पता था कि कोई एजेंट्स आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे तो आपको सबमिट करवाने हैं या नहीं करवाने हैं, करवाने हैं तो कितने करवाने हैं, आपको एक एजेंट पे डिपेंड रहना है या नहीं देना है। क्योंकि मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मुझे लगा, उन्होंने मुझे पहले विजिट में एश्योरेंस दिया था कि आपका जान इंटेक हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैंने सेकंड डे जब भी
मैंने क्लासेस स्टार्ट किए तभी उनको मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट करवा दिए। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट करवाए, 1 वीक 10 डेज हुआ, क्लासेस हुआ, फिर मैंने उनको पूछा, जब मेरे फ्रेंड सर्कल्स में जो मतलब कर रहे थे उनको मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि हाँ हमने ये यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, ये किया। तो मैंने कंसल्टेंसी को पूछा कि आपने मेरी कितनी जगह पे एप्लीकेशन की है, तो उन्होंने बोला कि हाँ हमने की है। तो मैंने बोला आप मुझे कुछ मेल या वो कंफर्मेशन दीजिए, ये कीजिए, तो मुझे एटलीस्ट पता चले, क्योंकि फिर टाइम बहुत कम था और वो मेरे पे प्रेशर डाल रहे थे कि आप ड्यूरिंग को पास कर लीजिए, आप ये कर लीजिए। लेकिन मैंने बोला कि आप एटलीस्ट मुझे प्रोविजनल लेटर जो है, ऑफर लेटर, वो तो आप ला के दीजिए, तब मैं आगे प्लान करूँ ना। तो मेरा यहाँ पे काफी सारा फॉलोअप चला, ये है वो, और टाइम मेरा चला जा रहा था। फिर मैंने एक और कंसल्टेंसी का सुना कि तब मेरा आई थिंक अक्टूबर या वो स्टार्ट हो गया था। तो उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन वीक चल रहा था उन कंसल्टेंसी का, जिसके थ्रू अभी मैं आया हूँ। तो उनको भी मैंने कॉल्स किया, उनके साथ भी मेरी बातचीत चलती रहती थी। उनको मैंने कॉल्स किया, उनको मैंने पूछा कि क्या है क्या नहीं। उनको वहां पे भी मैंने रजिस्ट्रेशन फीस दी और उन्होंने मेरा प्रोसेस स्टार्ट किया। अब उन्होंने मुझे सेम प्रोसेस जो मेरे अगले एजेंट्स ने की थी, उन्होंने मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे, लेकिन उनका जो कंसल्टेंट था और मुझे जो एजेंट यानी कि जो वहां पे जॉब कर रही, उसका एक पर्सन अपॉइंट किया गया था, उसका नेचर बहुत ही बॉन्डिंग था मेरे साथ। तो उसके साथ मेरा बॉन्डिंग, उन्होंने एश्योरेंस दिया, और मैंने जिस कंसल्टेंसी में मेरे डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए थे उनको कोई छोटा सा एक रीजन बता के वहां से मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स वापस ले लिए। और लेकिन उनको मैंने ये नहीं बताया कि मैं ये छोड़ रहा हूँ, मतलब आपसे नहीं करवा रहा हूँ। मैंने उनके भी कंटिन्यू रखा, और मैंने सभी डॉक्यूमेंट्स नए जो कंसल्टेंट थे यानी कि बीपीपी यूनिवर्सिटी में जिनके थ्रू आया हूँ उनको दे दिए। अब ये गाइस क्या हुआ कि जो कंसल्टेंट था उसका मेरा पहले वाला, वो तो मेरा काम कर ही रहा था। अब अल्टीमेटली मैंने नए कंसल्टेंट को दिया, उन्होंने मुझे विद इन 2 डेज मुझे यूनिवर्सिटीज का लिस्ट दिया कि आपको ये यूनिवर्सिटी ऑफर हो सकती है। और मेरे में सबसे बड़ा चैलेंज था इग्नू, मतलब मैंने इग्नू से मास्टर्स किया हुआ है। तो बहुत सारे कंसल्टेंट को मैं मिला, उन्होंने मुझे यही बताया कि इग्नू एक्सेप्टेड नहीं है, इग्नू में ये है, डिस्टेंस लर्निंग में ये होता है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये है वो। लेकिन मेरा गोल फिक्स था कि मुझे एनी हाउ करना ही है। और मैं जिस कंसल्टेंट के थ्रू भी मिल रहा था या जिनसे बात कर रहा था, उनको मैं मेरा प्रोफाइल क्लियर करके ही चलता था। तो आप जब भी गाइस किसी भी कंसल्टेंट की अपनी फाइल दो, तो पहले मेक श्योर कीजिए कि आप आपकी जो भी प्रोफाइल से वो उनको क्लियर करें, ताकि आगे जाके जब इंटेक का टाइम बहुत ही नजदीक हो, तो आपको ये फेस ना करना पड़े, या एजेंट आपको बहाना ना दे कि आपने मुझे ये नहीं बताया था, अगर बता होता तो हम पहले से ये करते। मैंने मेरे एजेंट को सभी प्रोफाइल मेरी क्लियर की थी। अब इग्नो में गाइस सबसे बड़ा चैलेंज जो है, मुझे नहीं पता है कि आप जो व्यूवर्स अभी देख रहे हो उसमें से कितने इग्नोस में से आने वाले हैं या नहीं, लेकिन जो भी आने वाला, अगर एक बंदा भी ये वीडियो देखेगा और उसको पता चलेगा कि हाँ इग्नो में, तो इग्नो में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आपको रिकमेंडेशन लेटर है। क्योंकि इग्नो एक डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है, तो रिकमेंडेशन लेटर आपको वहां से मिल सकता है जहां पे आप ऑल टाइम स्टडी करते हो। तो इग्नो में मेरे जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थे उसके साथ मैंने 3-4 बार, उन्होंने बोला है, मीटिंग्स हुई, और मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, तब जाके उन्होंने मुझे एक लेटेस्ट प्रोवाइड किया और मैंने उस कंसल्टेंसी को प्रोवाइड किया। अब फेस क्या होता है कि मैंने जिस नई कंसल्टेंसी को काम दिया उसमें 1 बाय 1 मेरा स्टेप जा रहा है, लेकिन एक ये लेटर की वजह से बहुत रुका, और वहां पे मेरा माइंड इतना फ्रस्ट्रेट हो गया। और कंसल्टेंट ने भी बताया कि अगर ये लेटर नहीं मिलेगा तो शायद हो सकता है कि आपका एडमिशन ना भी हो। अब गाइज आप जान सकते हो कि 2-3 महीना आप मेहनत करते हो, ड्यूलिंगो में एफर्ट्स करते हो, आप आपकी मॉक टेस्ट पास करते हो, ये है, और फिर आपको न्यूज मिले कि आपकी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका एडमिशन में प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकता है। तो क्या है, उस टाइम पे मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेट था, डिस्टर्ब था। जिस तरह से आपके कमेंट्स आते हैं, आप बोल रहे हो सर इसमें कितना टाइम लगेगा, मेरे 15 दिन हो गए, मेरे 20 दिन हो गए, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि सभी गैप से मैं पास हो चुका हूँ कि किसमें अगर कितने टाइम से ज्यादा लगता है तो हमें क्या हो सकता है।
तो मेरा ये मैं आपको मेरी एक पूरी जर्नी बता रहा हूँ जो मैंने प्लान किया कि चलो आज ये भी शेयर कर दे। तो मेरा इग्नू में से मैंने लेटर आ गया, उस मैडम को मैंने दिया। अब उसके बाद भी उन्होंने क्या किया कि आगे बीपीपी यूनिवर्सिटीज में भेजा। अब मैंने उनको पूछा कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। उन्होंने बोला कि हमने आगे भेजा हुआ है, हम वेट करें। मेरा 1 वीक हो गया। मैंने उनको पूछा क्या रिप्लाई आया है क्या नहीं। तो मैंने उनको ये भी बोला कि आपने जब रजिस्ट्रेशन मेरा किया था तो आपने अश्योरेंस दिया था, अब क्या है। तो उन्होंने बोला डोंट वरी, आप वेट कीजिए, आपका आ जाएगा। और उन्होंने मेरा आगे भेजा। 1 वीक के बाद मुझे रिप्लाई आया कि हाँ आपकी प्रोफाइल ओके होगी और आपको एडमिशन मिल सकता है। अब उसके बाद मेरा ईएलटी और मूक राउंड का प्रैक्टिस वहां पे स्टार्ट हुआ, क्योंकि ड्यूलिंगो बीपीपी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेड नहीं है। तो मुझे फिर से पूरा प्रोसेस, मतलब ईएलटी टेस्ट के लिए उन्होंने मुझे मॉक प्रिपरेशन की करवाया और वो सब। मीनवाइल मैंने जो पहली कंसल्टेंसी में अप्लाई किया था, उनके वहां से मुझे लेटर्स आ गया, वो भी अनकंडीशनल, जो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता था कि आपको लिंकन यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी का नाम भी दे रहा हूँ, लिंकन यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिल रहा है। मैं शॉक हो गया कि अब वो कंसल्टेंसी भी मुझे प्रेशर डाल रही थी कि आपके डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द सबमिट करवाइए, आपको 3 दिन का टाइम है, आप फीस पे कीजिए। तो मैंने वो भी रीजन उनको बताया कि नहीं मेरे पास अभी इतनी फीस नहीं। तो उन्होंने मुझे ये भी ऑफर्स किया कि आप एटलीस्ट 50% पे कर दीजिए तो भी आपको चलेगा। तो मैं कंफ्यूज था कि मैंने पहली कंसल्टेंसी में काम दिया वो सही था या दूसरी कंसल्टेंसी में काम दिया वो मेरा डिसीजन सही था। तो मैंने उस टाइम पे बहुत ही कंफ्यूज रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। फिर भी मेरा गोल मैंने क्लियर रखा कि अब मैंने जहां पे डॉक्यूमेंट्स दिए वहां से तो मैं ले नहीं सकता। तो मैंने उनको होल्ड पे रखा 1 हफ्ते 10 दिन तक उनका रिवर्ट नहीं आया। मेल उनके आते गए पहली कंसल्टेंसी के आपको क्या करना है क्या नहीं। फिर मैंने फाइनल उनको बताया कि नहीं मुझे लंदन में ही एडमिशन लेना है, तो लिंकन मेरे लिए सुटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे लंदन में ही आना है, यूके में पर्टिकुलरली। तो ये रीजन बता के मैंने उनको ना बोलिए। ये 2 कंसल्टेंसी से तो मेरा काम चल ही रहा था, और तीसरी एक कंसल्टेंसी से भी मैं बात कर रहा था, वहां पे भी मेरा क्लोजेस मतलब बहुत ही क्लोज चल रहा था, लेकिन उनसे कभी मैं मिला नहीं था। मैंने बैकअप मेरा रखा था, मेरा एक ही गोल था कि मुझे एनी हाउ जान इंटेक में जाना है, दैट्स इट। वो चाहे फर्स्ट कंसल्टेंसी मुझे प्रोवाइड करे, सेकंड करे या थर्ड करे, लेकिन मेरा दूसरा गोल ये भी था कि मुझे लंदन में ही आना है। तो फाइनली गाइस ये हुआ कि मेरी करंट कंसल्टेंसी यानी सेकंड कंसल्टेंसी को मैंने काम दिया था, उन्होंने मुझे बीपीपी का प्री कास्ट लेटर ला दिया। ड्राफ्ट कास्ट लेटर मेरा आ गया, मैंने उसमें करेक्शन किए और फाइनली मुझे विद इन 5 days फाइनल कास्ट मिला। तब जाके मुझे एक रिलैक्सेशन फील हुआ कि या मुझे फाइनली ड्राफ्ट कास्ट मिल गया है। तो गाइस यही होता है कि आप जिस कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करो, आप अपना ऑन रिसर्च भी लगाओ कि आपको पर्टिकुलरली कहाँ पे जाना है। आप जा रहे हो तो वहां पे कुछ अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। जैसे कि मैंने लंदन से बाहर प्लान किया, तो मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी भी देखनी थी, क्योंकि मैं फैमिली के साथ आ रहा था। क्योंकि विदाउट अगर आप जॉब आ रहे हो, सिर्फ आपको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो सर्वाइव करना बहुत ही टफ है यहाँ पे। तो पहले आप ये भी देखिए कि आप जहाँ पे जा रहे हो या वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। पार्ट टाइम जॉब्स आपको इजीली मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। आपका मेन प्रायोरिटी क्या है? आपकी मेन प्रायोरिटी फीस है, यूनिवर्सिटीज है, लोकेशंस, जॉब अपॉर्चुनिटी, ये सब मिला के आप फिर डिसाइड कीजिए। और फिर आपके कंसल्टेंट को बताइए कि मुझे ये मेरा क्राइटेरिया है, ये मेरी प्रोफाइल है, और मेरा इस तरह से प्लान है, और मेरा ये इंटेक है। मैं आपको दूसरी चीज ये भी क्लियर कर दूं कि काफी सारे कंसल्टेंट इससे भी करते हैं कि आपने सितंबर इनटेक में अप्लाई किया, लेकिन आपकी वो फाइल लेट लगाता है या उनकी कुछ भी मिस्टेक्स होती है, तो उसकी वजह से आपको वो रीजन बता के वो आपका फेब कर देंगे या मार्च कर देंगे या जान कर देंगे। तो आप ये भी मेक श्योर कीजिए, एजेंट पे प्रेशर डालिए कि मुझे एनी हाउ यही इनटेक में जाना है और मुझे यही इनटेक्स में मुझे एडमिशन लेना है। क्योंकि मेरा जो इनटेक था उसमें एक लड़की थी जिसका और मेरा साथ में ईएलटी हुआ, लेकिन ईएलटी का मेरा रिजल्ट 4 days में आ गया। अब उसका रिजल्ट 10 या 15 20 25 दिन हो गए फिर भी नहीं आया। तो एजेंट बोल रहा था कि हमने यूनिवर्सिटीज को फॉलो कर रहे, और फाइनली 1 महीने बाद यूनिवर्सिटीज का रिप्लाई आया कि आपने जो टेस्ट दी थी वो वैलिड नहीं है, आपको फिर से देनी पड़ेगी। अब
उस लड़की का इनटेक सितंबर था, लेकिन उसका एडमिशन मेरे साथ जान इनटेक में हुआ। तो इस केस में क्या हुआ कि उसने जो पूरा प्लान बनाया था, मतलब उसने फंड्स प्लान बनाए होंगे, उसने प्रिपरेशन बनाए होंगे, उसने जॉब जहाँ पे करे वहां पे कुछ नोटिस पीरियड वगैरह प्लान, तो ये पूरा प्लान चौपट हो जाता है, मतलब पूरा प्लान हमें फिर से करना पड़ता है। तो ये एक मेक श्योर कीजिए कि एजेंट को आप कीजिए कि मुझे यही इंटेक में जाना है और मेरा यही यही क्राइटेरिया है। तो गाइज मेरा ये वीडियो बनाने का परफेक्ट मोटिव यही था कि आप किसी भी आप किसी भी फेज पे डीमोटिवेट मत होइए। आप जब यूके का प्लान करें तो आपके माइंड सेट से, यानी आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि अब आप यूके आ ही रहे हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि उस जब हम इंडिया में होते हैं तो हम ड्यूअल लाइफ जी रहे होते हैं। एक हमारा यूके का ड्रीम जो यस भी होगा या नहीं भी होगा, मैं जब आने वाला था मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मेरा मेरा पूरा एफर्ट्स करने लगा दिया। तो आप पूरा एफर्ट्स लगा दीजिए, आप आपके ड्रीम पे फॉलो कीजिए। अब होगा या नहीं होगा वो आप भगवान पे छोड़ दीजिए। अल्टीमेटली अगर आपने पूरा फोकस किया होगा, आपने पूरा एफर्ट्स किया होगा तो डेफिनेटली होगा। बट आप पूरा एफर्ट्स लगाओगे और उसके बाद आप जो भी करोगे फ्रस्ट्रेट मत हुए। चैलेंजेस आपको आते रहेंगे, मतलब कहीं पे आपको लेटर्स पे चैलेंज आएगा, कहीं पे आपको ये एग्जाम्स पे चले, कहीं पे कुछ डिले हो रहा है, तो वहां पे कहीं पे फ्रस्ट्रेट मत हुए, अपने आप को मोटिवेट रखिए। और जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ता है उसके रिलैक्सेशन फील कीजिए और एक उसको अचीवमेंट की तरह लीजिए कि हाँ आपने ये किया, ये किया, अब इतने स्टेप्स बाकी है। सो आई होप गाइस, कास्ट लेटर्स के रिगार्डिंग ये कुछ छोटा वीडियोस था मेरा, और मेरी एक जर्नी के किससे मैंने किया वो मैंने शेयर की। तो आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।